हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। आज हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर का कंक्लूजन करने जा रहे हैं। इसमें आपको समझाया जाएगा कि जो भी हमने अब तक एडजस्टमेंट करी है, ठीक है, सारी एडजस्टमेंट मैं आपको रिकॉल कर रही हूँ कि हमने कौन सी एडजस्टमेंट की कैसे ट्रीटमेंट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमने एडजस्टमेंट की थी दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में आती है बच्चों, तो अब तक आपको याद हो जानी चाहिए कि हमारी दो जगह ये एडजस्टमेंट जाती है क्लोजिंग स्टॉक की। कहाँ कहाँ जाती है? एक बार हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में दो ही आइटमें आती हैं, एक हमारी सेल की आती है, सेल माइनस सेल रिटर्न, और दूसरी हमारी क्लोजिंग स्टॉक की आती है। ठीक है, तो एक बार ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और दूसरी बार कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में हम अपने असेट साइड में लिखते हैं। क्लियर? उसके बाद सेकंड जो एडजस्टमेंट है दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो एक्सपेंसेस ड्यू तो हो चुके हैं पर हमने पे नहीं किए हैं, उनको बोलते हैं हम अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी दो जगह जाते हैं। सारी एडजस्टमेंट आपको पता है दो दो जगह जाती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? जो भी इसके पर्टिकुलर एक्सपेंस है, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट है तो रेंट में, आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो सैलरी में, आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वेजेस में। यानी कि वो जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस का नाम आपको यहाँ गिवन है उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में क्या होगा? ऐड होगा। अब वो पर्टिकुलर एक्सपेंस कहाँ हो सकता है बच्चों? ठीक है, या तो वो ट्रेडिंग में मिलेगा आपको, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, जहां भी वो आपका पर्टिकुलर एक्सपेंस पड़ा है आपने वहां क्या करना है? उसको ऐड करना है। और दूसरा कहां जाएगा? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में। क्लियर हुआ? अगर आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वेजेस कहाँ होती है? ट्रेडिंग में, तो वेजेस में, ट्रेडिंग में ऐड कर दीजिए। अगर आपका है आउटस्टैंडिंग रेंट तो रेंट कहाँ होगा? पेंडल में, तो पेंडल में जब आप लिखोगे टू रेंट वहां पर आप ऐड कर दोगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपने रिलेटेड एक्सपेंस में, यानी कि जो पर्टिकुलर एक्सपेंस है उसमें ऐड होते हैं, और दूसरी बार वो बैलेंस शीट में कहा जाते हैं? लायबिलिटी में जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारी जो है दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। नाम से पता है मीनिंग क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस का? वो खर्चे जो हम एडवांस में कर चुके हैं, ठीक है, जिसके लिए हम पहले पेमेंट कर चुके हैं। मेनली इसमें क्या आता है हमारा बेटा? इंश्योरेंस ही आता है। ठीक है, इंश्योरेंस का जो एक्सपेंस आता है वो प्रीपेड आता है मैक्सिमम टाइम। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? जो हम आपने एडवांस में कर दिए हैं, तो ये क्या होते हैं? आपके आपके ये एडवांस के खर्चे हैं, तो कहाँ जाएंगे? एक बार तो ये आपके पर्टिकुलर एक्सपेंस में से लेस हो जाएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर एक्सपेंस क्यों लिख रही हूँ बच्चों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपको ट्रेडिंग में मिले या पीएनएल में मिले, कहीं भी मिल सकती है। लाइक प्रीपेड इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कहाँ होता है? पीएनएल में होता है, तो पीएनएल में से लेस हो जाएंगे जब आप इंश्योरेंस लिखोगे। प्रीपेड वेजेस है तो वेजेस कहाँ मिलेगी आपको? ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आप जब ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस लिखोगे वहां से माइनस करोगे। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जहां भी ये पर्टिकुलर एक्सपेंस आपको दिखेगा आपने वहां से उसमें से क्या करना है? लेस करना है। तो ये कहाँ हो सकता है? एक्सपेंसेस आपको पता है दो जगह होते हैं हमारे, एक ट्रेडिंग अकाउंट में भी होते हैं और पेंडल अकाउंट में भी होते हैं। आई थिंक क्लियर है? दूसरी जगह कहाँ जाता है? ये आपके असेट्स है, क्योंकि आपने एडवांस में कोई खर्चा कर दिया है तो अब सिर्फ आपने उसका क्या उठाना है? बेनिफिट ही लेना है, इसलिए वो आपकी क्या बन जाती है? असेट्स बन जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं अपनी एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या होती है? जो इनकम आपने अर्न तो कर ली है बट आपको रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, जिसके लिए आप काम कर चुके हो। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, इनकम आपने कमा ली है, आपने वर्किंग कर दी है जिसके लिए इनकम के लिए, बट वो इनकम आपको नहीं मिली है। तो वो इनकम कहाँ होगी? एक तो आपकी उस पर्टिकुलर इनकम में ऐड करोगे आप। ठीक है, जो भी वो पर्टिकुलर इनकम का नाम है उसमें आप ऐड करोगे। सपोज आपको बोला गया एक्रूड कमीशन, तो कमीशन में ऐड कर दीजिए। ठीक है, एक्रूड रेंट इनकम बोला है तो एक्रूड रेंट में ऐड कर दीजिए। और इनकम हमेशा कहाँ मिलेगी बच्चों? इनकम सिर्फ एक जगह होती है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर इनकम आप लिखोगे पेंडल की क्रेडिट साइड में, वहां पर आपने उसमें क्या करना है? ऐड कर देना है। और दूसरी बार ये आपकी असेट्स होती है, तो इसलिए कहाँ जाती है? ये बैलेंस शीट में, असेट साइड में। आई थिंक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पेपर पर करते हैं अगली एडजस्टमेंट अपनी, एडवांस की इनकम। फिफ्थ एडजस्टमेंट, एडवांस इनकम। एडवांस इनकम बोला जाए, ठीक है, अर्नड इनकम बोला जाए, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बोला जाए, किसी भी नाम से आ जाए, मीनिंग क्या है कि आपको जो इनकम मिली है वो आपने एडवांस मिली है, उसके लिए आपने वर्किंग नहीं की है। तो एक बार ये कहा जाएगी? आपकी जो पर्टिकुलर इनकम है वहां से लेस होगी।
ठीक है, पर्टिकुलर इनकम का मतलब समझ आ रहा है बच्चों कि जो भी आपके इनकम का नाम होगा, एडवांस कमीशन है तो कमीशन में से लेस कर दीजिए, एडवांस रेंट बोला गया तो रेंट में से, जो भी आपकी इनकम का नाम स्पेसिफिक किया गया उस इनकम के नाम में से ही आपने माइनस करनी है, लेस करनी है। और इनकम कहाँ होती है? सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो ये रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, आप इसको अंडरस्टैंड करोगे। इनकम कहाँ होती है? P&L की क्रेडिट साइड में। तो उसमें जब पर्टिकुलर इनकम में से क्या है, लेस करना है, क्योंकि वो आपने कमाई नहीं है, वो आपने इनकम के लिए वर्किंग नहीं की है, इसलिए आप उसको लेस करोगे। और दूसरी बार क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी बनेगी, क्योंकि जब बच्चों अगर किसी से पैसा ले लिया है और काम नहीं किया तो काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी सिद्धि बन गई है। सिद्धि मतलब लाइबिलिटी बन गई आपकी, आपको काम उसके लिए करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं अपनी, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको पता है क्या होता है? जब भी हम कोई फिक्स एसेट्स यूज करते हैं तो लगातार यूज करने की वजह से या टाइम की वजह से या टेक्निक ऑब्सोलीट होने की वजह से, किसी भी रीजन से जब हमारी फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू होती है वो डाउन हो जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू जब डाउन होती है, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमारा दो जगह जाता है, एक बार हम उसको लिखते हैं अपनी P&L की डेबिट साइड में, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, और दूसरी बार हम क्या करेंगे? अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड में जब हम वो एसेट्स लिखेंगे, जो पर्टिकुलर एसेट्स होगी उसमें से वो लेस कर देंगे। ठीक है, जिसकी वैल्यू कम हुई है, पर्टिकुलर एसेट्स में से क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्लियर है? जैसे डेप्रिसिएशन लगाएगा फर्नीचर के ऊपर, तो एक बार तो आप डेप्रिसिएशन कहाँ लिखोगे? P&L में लिख दोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और दूसरी बार क्या लिखोगे? जब फर्नीचर लिखोगे एसेट्स में बैलेंस शीट में, तो उसमें से आप उसको क्या करोगे? डेप्रिसिएशन को लेस कर दोगे। क्लियर है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं अपनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? कैपिटल, बिजनेसमैन जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे इन्वेस्ट करता है, दैट इज नोन एज कैपिटल, उसके ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये बिजनेस का क्या है? खर्चा है, पे करना पड़ेगा बिजनेसमैन को, हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इसलिए हमारा एक्सपेंस है। और एक्सपेंस कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, इसलिए एक बार हम इसको लिखेंगे P&L अकाउंट की डेबिट साइड में, और दूसरी बार बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जब हम कैपिटल लिखेंगे, वहां पर हम क्या कर देंगे? इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड कर देंगे, और कैपिटल कहां लिखते हैं? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आपको पता है क्या होता है? बिजनेसमैन पर्सनल एक्सपेंस के लिए जब पैसा निकालता है, दैट इज नोन एज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के ऊपर जो ब्याज है वो क्या होती है? बिजनेस के लिए इनकम होती है, क्योंकि बिजनेसमैन को पे करनी पड़ेगी, तो आएगा किसके पास पैसा? बिजनेस के पास आएगा। तो ये हमारी क्या है? इनकम है, और इनकम कहाँ लिखते हैं हम? अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। और दूसरी बार ट्रीटमेंट क्या होगा? जैसे हम ड्राइंग को ट्रीट करते हैं, ड्राइंग को क्या करते हैं? कैपिटल में से लेस करते हैं, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी क्या करते हैं? हम अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जब हम कैपिटल लिखेंगे, तो उसमें से हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। ठीक है, चाहे आप ड्राइंग में ऐड करके फिर लेस कीजिए टोटल अमाउंट, या आप डायरेक्ट भी लेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई भी गलत नहीं होता। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे करना है? इनकम है बिजनेस की, इसलिए एक बार P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और दूसरी बार आपकी लायबिलिटी साइड में जब आप कैपिटल लिखोगे, जैसे ड्राइंग लेस करते हैं, सेम ट्रीटमेंट से आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेस कर देना है। क्लियर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने किससे लोन लिया है, उसका जो इंटरेस्ट है, तो आपके लिए खर्चा है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इसलिए और खर्चे कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। और दूसरी बार लोन के साथ ऐड हो जाएंगे, और लोन कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जब आप लोन लिखोगे, तो उसमें क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। क्लियर है? जैसे आपने किसी 10,000 का लोन लिया, 1,000 उसके ऊपर इंटरेस्ट है, तो 1,000 एक बार P&L की डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और 10,000 के लोन में 1,000 इंटरेस्ट ऐड करके कितना ड्यू हो जाएगा? 11,000 आपकी लायबिलिटी में आ जाएगा। क्लियर है? तो इंटरेस्ट लोन भी क्लियर है। इसमें एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जो एडजस्टमेंट में आता है मेनली, ट्रायल बैलेंस के अंदर कई बार लोन गिवन होता है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट की रेट भी साथ में गिवन होती है। ठीक है, आपने पिछली वीडियोस में समझा होगा, कई क्वेश्चंस में मैंने कराया है कि जिसमें हमारा लोन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर, और साथ में वहीं पर ब्रैकेट में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोला था, और कई बार डेट भी बताई गई होती है कि इस दिन लोन लिया है। तो इसके बारे में एडजस्टमेंट में कुछ कहा जाए या ना कहा जाए, आपने अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है तो आपने खुद कैलकुलेट करना है क्या उस पर इंटरेस्ट कितना बनेगा। फिर क्वेश्चन में चेक कीजिए क्या इंटरेस्ट ऑन लोन कहीं पे किया गया है, और पे किया गया तो कितना पे किया गया।
ऐसी कंडीशन में जो मैक्सिमम चांस होते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो निकलता ही निकलता है। ठीक है, तो आपने वहां से खुद एडजस्टमेंट निकालनी है कि कितना इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग निकला है, उसको फिर आपने P&L में भी लिखना है और फिर आपने कहाँ लिखना है, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में, लोन में भी ऐड करना है, जो सिर्फ आउटस्टैंडिंग निकलेगा वो वाला। ठीक है, इसके लिए आप फुल वीडियोस दे सकते हो जिसमें मैंने इंटरेस्ट लोन अच्छे से आपको समझाया कि इंप्लाइड इंटरेस्ट में हम इंटरेस्ट लोन कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं अपनी 10th बैड डेट्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10वीं हमारी है फर्दर बैड डेट। इसमें मैंने आपको जब वीडियोस में भी क्लियर किया था तो मैंने तीनों एडजस्टमेंट एक साथ कराई थी। फर्दर बैड डेट्स की कराई थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की कराई थी और उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की कराई थी। ठीक है, अब हम समझते हैं दो दो जगह कहा जाता है। उसके बाद मैं जब तीनों समझा दूंगी फिर एक बार डिटेल में बताऊंगी कि मैंने कैसे समझाया था कि आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है। फर्दर बैड डेट अभी अमाउंट निकालना नहीं बता रही, अभी सिर्फ बता रही हूँ कि कहाँ लिखनी है। फर्दर बैड डेट कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जब आप बैड डेट्स लिखोगे उसमें ऐड करने हैं। ठीक है, बैड डेट्स कौन से, ट्रायल बैलेंस वाले। जब बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस वाले लिखोगे तो उसमें आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है। क्लियर? एक बार फर्दर बैड डेट कहां जाएंगे, आपके P&L अकाउंट की डेबिट साइड में बैड डेट्स में ऐड होंगे और दूसरी बार आपके डेटर में से लेस होंगे। और डेटर्स कहां लिखते हैं, बैलेंस शीट में, असेट साइड में। तो असेट्स में जब आप डेटर्स लिखोगे वहां से क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। क्लियर? फर्दर बैड डेट्स कहां, एक बार बैड डेट्स में ऐड और बैड डेट्स कहां लिखे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। क्लियर? उसके बाद दोबारा कहां जाते हैं, डेटर्स, क्योंकि हमारे कम होते हैं बैड डेट्स से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर से, तीनों से हमारे डेटर्स जो है वो कम होते हैं, इसलिए हमेशा इन तीनों को क्या करना है, डेटर में से लेस करना है। क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इसकी हमेशा परसेंटेज होती है। फर्दर बैड डेट्स का अमाउंट गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमेशा क्या होता है, परसेंटेज में गिवन होते हैं। इसके अमाउंट कैसे कैलकुलेट करने बाद में बताती हूँ। लिखा कहाँ जाएगा, सेम ट्रीटमेंट फर्दर बैड डेट की तरह। ठीक है, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में बैड डेट्स लिखोगे वहां ऐड करोगे। क्लियर? और दूसरी बार सेम बैलेंस शीट में असेट साइड में जब डेटर्स लिखोगे तो वहां से लेस करोगे। ठीक है, यानी कि दोनों की ट्रीटमेंट सेम होती है, फर्दर बैड डेट्स की भी और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की भी। एक बार इसको P&L के डेबिट साइड में लिखा जाता है और एक बार इसको डेटर में से लेस किया जाता है। क्लियर है? एक और एडजस्टमेंट होती है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, इसको कहां लिखते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। इसको बैड डेट्स में ऐड मत करना बच्चों, ये अलग से लिखी जाती है। ठीक है, होती डेटर्स के ऊपर ये कैलकुलेशन, इसकी भी परसेंटेज गिवन होती है, अभी बताती हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। पर इसको बैड डेट्स में मत ऐड कर देना, इसको अलग से लिखना है P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। दूसरी बार सेम ट्रीटमेंट, बैलेंस शीट में असेट साइड में डेटर में से लेस। ठीक है, तीनों एडजस्टमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। बच्चे बहुत ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है इसी 3 एडजस्टमेंट में करते हैं कि हमने कैसे करना है, क्योंकि याद तो कर लेते हैं कि फर्दर बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स और डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तीनों आइटम एक बार P&L की डेबिट साइड में जाएगी और एक बार डेटर में से लेस होंगी। ठीक है, ये आपको याद हो गया है। अब गलती क्या करते हैं बच्चे कि जो ये परसेंटेज होती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पे भी परसेंटेज गिवन होती है और डिस्काउंट की भी परसेंटेज गिवन होती है। कैलकुलेट कैसे करना है बच्चों, आपके लिए छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ। P&L में आपने सिर्फ क्या लिखो, टू बैड डेट जो ट्रायल बैलेंस के वो लिख दीजिए, प्लस कीजिए फर्दर बैड डेट, उसके बाद प्लस करना अगर ये है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये अलग से लिख दीजिए। अमाउंट मत लिखना अभी, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो सिर्फ आप इनकी ऐसे लिख दीजिए, टू फर्दर बैड डेट्स ऐड और टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो भी है। अमाउंट मत लिखिए, अमाउंट कब लिखना है, पहले आप बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, जब मैंने आपको सिखाया जैसे क्वेश्चंस में हम जो बैलेंसिंग करते हैं P&L वगैरह की वो बाद में करते हैं। बैलेंस शीट में जब आप डेटर लिखोगे ना बच्चे, सीक्वेंस ये रखना। ठीक है, जब बैलेंस शीट में आप डेटर्स लिखोगे, डेटर में से आप पहले क्या माइनस करना, फर्दर बैड डेट माइनस करना, फिर जो अमाउंट निकल कर आया है ना डेटर्स का, उसके ऊपर जो होता है प्रोविजन की परसेंटेज काउंट होती है। ठीक है, जैसे 62,000 के डेटर्स थे और 2,000 के फर्दर बैड डेट्स थे, तो आप लिखोगे डेटर्स 62,000, उसमें से लेस करेंगे फर्दर बैड डेट्स 2,000, तो कितना बच गया, 60,000। अब 60,000 के ऊपर जो परसेंटेज हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की होगी वो काउंट होगी। क्लियर? 60,000 का सपोज हमें बोल रखा है 10%, तो 60,000 का 10% हम कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा, 6,000। फिर हम वो माइनस करेंगे 60,000 माइनस 6,000 प्रोविजन के, तो कितना बच गया, 54,000। अब उस 54,000 के ऊपर जो होगा वो डिस्काउंट काउंट होगा।
ठीक है। 54,000 के ऊपर जितने भी परसेंट बोला गया है, 2%, 5%, अब 54,000 के ऊपर वो कैलकुलेट करना, वो जो आपका आएगा वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होगा, वो भी लेस करोगे तो अमाउंट आपका बाहर आ जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड में, ठीक है। अब आपको तीनों निकल गया। फर्दर बैड डेट्स को तो अमाउंट गिवन होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपने निकाल लिया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी निकाल लिया। अब यहां से अमाउंट उठाकर आप क्या कीजिए, P&L में लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब करोगे तीनों एडजस्टमेंट तो कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। एक चीज इसमें कई बार जैसे मैंने बोला कि आप बैड डेट्स में ऐड कीजिए, कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स और कई बार नहीं गिवन होता, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर बैलेंस उसमें जो ट्रायल बैलेंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर उसमें आपको बैड डेट दिया हुआ है तो आप लिखिए P&L अकाउंट के डेबिट साइड में 2 बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट्स, ऐड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर भी गिवन होता है, उसको बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन, वो लेस हो जाता है। क्लियर है? ऐसे करना है। आई थिंक ये समझ डिटेल में आपको आ गई होगी क्या करना है। इसके लिए फिर भी मैंने पूरी वीडियोस जो है हर एक एडजस्टमेंट की अलग से एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाया गया, आप वो जाकर चेक कर सकते हो और उसमें देख सकते हो, ठीक है। वो पार्ट्स में बनी है बच्चों, तो पार्ट्स के अकॉर्डिंग आप सारी वीडियोस जो है उसमें देख लेना कि कौन सी वीडियोस में कौन सी एडजस्टमेंट समझाई गई। वैसे जो मैं सीक्वेंस बता रही हूँ इसी सीक्वेंस में मैंने जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाए हैं, ठीक है। चलिए अगला करते हैं अपना 13 एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। इसमें क्या है कि हमारी जो गुड्स है उसका नुकसान हुआ है। एबनॉर्मल लॉस होता है बच्चों, थेफ्ट हो गए, चोरी हो गई या आग लग गई, ठीक है ना, कोई भी एबनॉर्मल लॉस यानी कि हमें पता नहीं था उसकी वजह से हमारा स्टॉक का नुकसान हो गया। अब इसमें ध्यान रखना बच्चों, ध्यान से सुनना, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें क्या होगा, आपको एडजस्टमेंट जो देखोगे आपने सिर्फ उसको क्लासीफाई करना है जैसे मैं बता रही हूँ। आपको सबसे पहले देखना है टोटल लॉस क्या हुआ है, ठीक है, गुड्स कितने का नुकसान हुआ है। टोटल लॉस जो गुड्स का हुआ है, ठीक है, जो टोटल लॉस हुआ होगा वो आपने क्या करना है, अपनी परचेज में से लेस करना है, ठीक है। अब परचेज आपको पता है बच्चों कहां होती है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। जो टोटल नुकसान आपको हुआ है गुड्स का वो आपने क्या करना है, परचेज में से लेस। अब अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया है, ठीक है, तो जितना नुकसान, जितना क्लेम दे दिया, यहां पहले चलो इंश्योरेंस क्लेम वाला बताती हूँ आपको, जितना इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल गया वो आपका जाएगा बैलेंस शीट में असेट्स में। और जो आपको एक्चुअल लॉस हुआ है यानी कि जो लॉस आपका रिकवर कहीं से नहीं हुआ वो आपका जाएगा P&L की डेबिट साइड में। अब इसमें है कुछ नहीं बच्चों, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से समझना कि क्या बोला गया। आपको जो टोटल नुकसान हुआ है, फायर से हुआ है या थेफ्ट से हुआ है, जो भी टोटल नुकसान स्टॉक का हुआ है, गुड्स का हुआ है, आपने वो क्या करना है, परचेज में से लेस करना है। जितना आपको एक्चुअल लॉस बियर करना पड़ा है, जो आपको कहीं से रिकवर नहीं हुआ, वो आपका लॉस है, तो कहां जाता है, P&L की डेबिट साइड में। और जो आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता है वो आपके असेट्स में चला जाता है, ठीक है। अब इसमें केसेस वो बना देते हैं क्वेश्चन में कि कई बार वो दे देंगे कि इंश्योरेंस कराया हुआ है, कई बार इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अलग अलग याद करना पड़ता है। याद नहीं करना, सिर्फ छोटी सी बात, जो टोटल नुकसान हुआ है परचेज में से लेस, ठीक है। जितना बियर करना पड़ा है, बियर करने का मतलब आपको कहीं से रिकवर नहीं हुआ, अगर इंश्योरेंस नहीं करा रखा था तो सारे का सारा बियर करना पड़ेगा, जितना भी लॉस हुआ है टोटल, तो टोटल चला जाएगा P&L के डेबिट साइड में, ठीक है। और सारा अगर मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया तो बियर करना ही नहीं पड़ा, तो इसलिए P&L में कुछ भी नहीं जाएगा, सारा कहां जाएगा, बैलेंस शीट के सेट्स में जाएगा। अगर नुकसान हुआ सपोज 1 लाख का और 70,000 इंश्योरेंस से मिल गया, तो 1 लाख जो टोटल नुकसान हुआ परचेज में से लेस, 70,000 जो इंश्योरेंस कंपनी दे चुकी है वो आपका असेट्स में, और बियर कितना करना पड़ा लॉस, सिर्फ 30,000 का, वो आपका जाएगा P&L की डेबिट साइड में। क्लियर? तो इंश्योरेंस हुआ है, इंश्योरेंस नहीं हुआ, फुल क्लेम मिला है, हाफ क्लेम मिला है, पार्शियल में मिला है, कैसे भी मिला हो, सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है, टोटल लॉस परचेज में से लेस, इंश्योरेंस कंपनी से जो मिल गया बैलेंस शीट में असेट्स में, और जो आपको बियर करना पड़ा है एक्चुअल लॉस, दैट इज P&L की डेबिट साइड में। क्लियर? तो अब इससे आपको जैसे मर्जी बोला जाए, पोर्शन में मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम, फुल मिल रहा है, नहीं मिला है, तो आपने इसके अकॉर्डिंग अपने चेक करना है, तो कभी आपकी एडजस्टमेंट गलत नहीं होगी। क्लियर? सॉरी, चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारी चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, ठीक है, कि हमने चैरिटी की है गुड्स के रूप में। सिंपल है, गुड्स के रूप में चैरिटी दान दिया है, तो गुड्स गई है, गुड्स परचेज में से लेस कर देंगे, और परचेज कहां होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में होती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम जब परचेजेस लिखेंगे तो वहां से लेस कर देंगे, परचेजेस में से क्या करेंगे,
लेस कर देंगे। और दूसरी तरफ चैरिटी, चैरिटी क्या होता है, बिजनेस का एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस कहाँ लिखते हैं, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। सिंपल, क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं अपनी 15th एडजस्टमेंट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। इसमें क्या किया हमने, गुड्स बांटे हैं फ्री सैंपल्स के रूप में। अब गुड्स गए बिजनेस से, कोस्ट पे गए हैं। जब हमारे कोस्ट पे बिजनेस में से गुड्स जाते हैं तो कहां से करते हैं, परचेज में से लेस। ये आपको जनरल एंट्री के टाइम पे समझाया गया था बेटा, जनरल एंट्रीज बनाई थी ना हमने, जब जनरल का चैप्टर किया था उसमें समझाया था कि फ्री सैंपल में देता हूं तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज करते हैं। तो जब हमारी गुड्स हम बिना प्रॉफिट लिए कोस्ट पे बिजनेस में से बाहर जाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, परचेज कम कर देते हैं। तो एक बार तो हमारी परचेज में से लेस हो जाएंगी, और परचेज कहाँ होती है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। अब ये अकाउंट आपको याद होना चाहिए कि कौन सा कहाँ लिखा जाता है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट की परचेज में से क्या करनी है आपने, लेस कर देनी है। और दूसरी बात, फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट आपका क्या होता है, खर्चा होता है, और खर्चे कहां लिखे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। नेक्स्ट हमारी जो है ड्रॉइंग इन गुड्स, बिजनेसमैन ने पर्सनल यूज के लिए क्या निकाली है, इस बार गुड्स निकाली है, ठीक है। गुड्स में ड्रॉइंग की है, तो गुड्स कॉस्ट प्राइस पे गए बिजनेस से बाहर, तो क्या होंगे, हमारे परचेज में से लेस होंगे, और परचेज कहाँ होती है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जब हम परचेज लिखेंगे, ठीक है, उसमें से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। और दूसरी बात ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग की ट्रीटमेंट क्या करते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल में से लेस करते हैं। लायबिलिटी साइड में कैपिटल जब लिखोगे हम, उसमें से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। आई थिंक सिंपल सिंपल चीजें हैं जो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो है मैनेजर कमीशन, मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर कमीशन हमारी दो जगह जाती है, ठीक है। कहां कहां जाती है, एक बार तो ये हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। और दूसरी बार क्योंकि एडजस्टमेंट में है तो पे नहीं की हुई है, ये हमारी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन के नाम से। क्लियर, ये तो समझ आ गया आपको। अब मैनेजर कमीशन के आपने अगर अच्छे से वीडियोस देखी हो तो इसमें दो केस थे, जब हमें बोला जाए कि हमने मैनेजर कमीशन कैसे अलाउ करनी है, और नेट प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग दिस, ठीक है ना, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये वर्डिंग आती है। जब बिफोर आता है तो मैनेजर कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए क्या वर्डिंग यूज होती है, रेट अपॉन 100 यूज होता है। जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आता है तो उस टाइम हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। फॉर्मूले में समझ आया, दोनों में क्लैरिटी। बिफोर और आफ्टर का डिफरेंस होता है, बिफोर में रेट अपॉन 100 करना होता है और आफ्टर में रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना होता है, ठीक है। किसके ऊपर, नेट प्रॉफिट के ऊपर। बट नेट प्रॉफिट तो आपको पता है मैनेजर कमीशन के बाद निकालेंगे, इसलिए इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ इस एडजस्टमेंट को छोड़कर बाकी सारा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसमें हम जैसे प्रॉफिट निकालते हैं वैसे ही प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, फिर उसको हम वर्किंग नोट में अपने प्रॉफिट के ऊपर बिफोर और आफ्टर के अकॉर्डिंग जैसे भी बोला गया है हमने मैनेजर कमीशन को कैलकुलेट करना है। उसके बाद उस कमीशन को हम P&L में लिखेंगे, ठीक है, और बैलेंस शीट में दोबारा से फिर हम प्रॉफिट जो है कैलकुलेट करेंगे मैनेजर कमीशन को निकालने के बाद। क्लियर, तो ये भी मैंने फुल एडजस्टमेंट समझाई हुई है, उसके लिए भी मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको समझाया कि हमने कैसे मैनेजर कमीशन को लिखना है, कैलकुलेट करना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं अपनी एडजस्टमेंट, दैट इज गुड्स सोल्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। गुड्स सोल्ड but omitted to be recorded। क्या मतलब है, हमने गुड्स बेची है पर रिकॉर्ड करना भूल गए, ठीक है। गुड्स सोल्ड की और रिकॉर्ड करना भूल गए। अब गुड्स सोल्ड की है तो कहां गई होगी, एक तो सेल बढ़ गई होगी हमारी, और बेची है तो डेटर बढ़ गए होंगे, ठीक है। तो दोनों बढ़ाने, दोनों प्लस कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। सेल कहां होती है हमारी, ट्रेडिंग अकाउंट में होती है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड में सेल मिलेगी, उसमें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। और क्या बढ़े हैं, एक तो सेल बढ़ी, एक डेटर बढ़ेंगे। जब सेल करते हैं तो क्या होते हैं, डेटर्स बढ़ते हैं हमारे। डेटर्स कहाँ होते हैं, बैलेंस शीट में असेट साइड में होते हैं, तो बैलेंस शीट में असेट साइड में अपने डेटर्स बढ़ा दीजिए, यानी कि डेटर्स को ऐड कर दीजिए, डेटर्स में अमाउंट। क्लियर, नेक्स्ट हमारी है गुड्स परचेज्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। सेम है, ये सोल्ड की थी, वो परचेज्ड की है बस। गुड्स परचेज्ड बट ओमिटेड
टू बी रिकॉर्डेड। गुड्स परचेज की है, रिकॉर्ड करना भूल गए, क्या हो गया, परचेज भी बढ़ गई है हमारी। परचेज जिसे करते हैं क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स भी बढ़ गए, दोनों बढ़ा दीजिए। परचेज कहाँ मिलेगी आपको, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, तो अपनी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में जब परचेज लिखोगे तो उसमें ऐड कर दीजिए इस अमाउंट को। परचेज में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बढ़ाना है ना, ठीक है। और दूसरी बार कहाँ जाएगा, क्रेडिटर बढ़ाना है। क्रेडिटर कहाँ मिलेंगे आपको, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अपने क्रेडिटर्स को ऐड कर दीजिए, इस अमाउंट से बढ़ जाएंगे वो। क्लियर है, तो ये एडजस्टमेंट दोनों आई थिंक सेम इजी है, क्लियर है। क्या करना है, सेल करना, सेल किया और रिकॉर्ड करना भूल गए तो सेल और डेटर बढ़ा दीजिए, परचेज किया रिकॉर्ड करना भूल गए तो परचेज और क्रेडिटर्स बढ़ा दीजिए। क्लियर, चलिए लास्ट एडजस्टमेंट है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब हमने जो सेल की है गुड्स की अप्रूवल बेस पे की है, ठीक है, कस्टमर को चॉइस दी है कि अगर आपको पसंद आए तो आप सामान रख लेना, अदरवाइज क्या करना, आप वापस कर देना। तो अप्रूवल बेस पर की है, और अगर हमें अप्रूवल नहीं आई है तो हम उसको एक्चुअल सेल नहीं मानते। एडजस्टमेंट में ये बोला गया होता है कि आपने अप्रूवल बेस पे गुड्स सोल्ड की है पर आपने उसको एक्चुअल सेल मान ली है, ठीक है। तो गलती कर दी हमने, अपनी गलती को सुधारिए। क्या है, ये हमारी सेल नहीं है, ठीक है, हमने सेल बढ़ा रखी है जबरदस्ती, तो उसको कम कर दीजिए। जैसे ये था ना, हमने सेल की हुई थी और रिकॉर्ड नहीं की थी तो सेल बढ़ानी थी, तो हमने सेल और डेटर को बढ़ा दिया। इसमें गलती उल्टी के रखी है, सेल नहीं है हमारी, हमने उसको सेल माना हुआ है, तो अपना रिवर्स कीजिए, सेल को भी कम कर दीजिए, उस उधर से हमने डेटर भी बढ़ा रखे होंगे, डेटर को भी कम कर दीजिए, ठीक है, दोनों को कम करना है। अब सेल कहाँ मिलेगी आपको, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आपको पता है सेल लिखते हैं, सेल में से क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। और दूसरे क्या करना है, हमने डेटर्स लेस करने हैं। तो बैलेंस शीट में आपको असेट साइड में डेटर्स मिलेंगे, उसमें से लेस कर दीजिए। क्लियर है। अब ये तो एक इसका केस है, इसमें हमेशा दो अमाउंट आपको मिलेंगे बच्चों, ठीक है। एक तो वो होगा जो आपने सेल जिस प्राइस पे किया होगा, और एक उसका कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। जो कॉस्ट प्राइस होगा वो आपका कहाँ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दोगे, क्योंकि वो स्टॉक कम तो हुआ ही नहीं हमारा, वो माल वापस भी आ सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, अपने क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है दो जगह जाता है, तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना है तो मतलब ऐड कर दो। दूसरा कहां लिखते हैं, बैलेंस शीट में असेट साइड में लिखते हैं, आई थिंक विजिबल है। असेट साइड में जब हम क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे तो उसमें भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस ऐसी एडजस्टमेंट है जिसमें आपको दो अमाउंट गिवन होंगे, ठीक है। एक कॉस्ट प्राइस की जितने का वो कॉस्ट का था प्रोडक्ट, और एक सेल प्राइस बताएगा जितने पे आपने कस्टमर को बेचा है, ठीक है। तो जितने का कॉस्ट प्राइस था उस प्रोडक्ट का वो आपने क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देना। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है दो जगह जाता है, और जो आपका सेल प्राइस होगा उस एडजस्टमेंट के अंदर, वो सेल प्राइस आपने क्या करना है, सेल को कम कर देना है, सेल और डेटर, ठीक है ना। दोनों कम करने का मतलब दोनों में से क्या करना है, लेस कर देना है। क्लियर। तो ये आपकी सारी एडजस्टमेंट थी जो आपको इस पूरे चैप्टर में समझाई गई है, जिसके लिए मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ आपको हर एडजस्टमेंट समझाई गई है। तो किसी भी एडजस्टमेंट में अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, इसी सीक्वेंस में मैंने जो है एडजस्टमेंट समझाई है, तो आप उसके हिसाब से जो है क्वेश्चंस खोलकर देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। तो ये आपका आज का जो चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाला था, खत्म हो चुका है। होप आपको ये सारी एडजस्टमेंट अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।